आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे सेक्टर की कंपनी से जिसने 2025 में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। जी हाँ, एनबीएफसी कंपनी के सेक्टर में करीबन करीबन 34% की कमाई के साथ ये टॉप परफॉर्मर रहा है सारे सेक्टर्स में। अब बड़ा सवाल है कि 2025 तो बहुत ही बेहतरीन रहा है एनबीएफसी कंपनी के लिए, क्या 2026 भी उतना ही मजबूत, उतना ही बेहतरीन रहने वाला है? आइए देश की दिग्गज फाइनेंस कंपनी एल फाइनेंस से करते हैं मुलाकात। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ सुदीप्ता राय साहब, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज का लगभग 25 साल का लंबा गहरा अनुभव रखते हैं। आईआईटी खड़गपुर से आपने केमिकल इंजीनियरिंग और एक्सेलराई जमशेदपुर से आपने एमबीए की डिग्री हासिल की है, यानी दोनों टेक्निकल और मैनेजमेंट डिग्री उनके पास में है। आईसीआईसीआई बैंक, सिटी बैंक और इसके अलावा डॉइश बैंक जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का लंबा गहरा अनुभव रॉय साहब का है। एक और खास मेहमान है हमारे साथ हमारे स्टूडियो में, सचिन जोशी साहब, जो कंपनी के सीएफओ है। फिनेंस और ऑपरेशंस में 35 साल के आसपास का लंबा गहरा अनुभव रखते हैं सचिन जोशी साहब। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हैं आप, और लॉ में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की है। आईआईएम कोलकाता से बिजनेस लीडरशिप का प्रोग्राम आपने हासिल किया है। लंबा गहरा अनुभव आप रखते हैं एनबीएफसी और फिनेंस की फील्ड का। आदित्य बिरला फिनेंस और एंजल ग्रुप के साथ काम करने का लंबा गहरा अनुभव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले रॉय साहब, आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। मैंने आपकी कंपनी का परिचय नहीं दिया, आप दोनों का दिया है, क्योंकि एल फाइनेंस को परिचय की ज़रूरत है नहीं, सब लोग नाम से जानते पहचानते पूरे ग्रुप को और आपकी कंपनी को भी। 2031 के लिए, 2031 के लिए जो आपने एक ब्लू प्रिंट रोड में विजन जो भी कहें वो कंपनी के लिए जो तैयार किया है, सबसे पहले जरा उसके बारे में बताएं कि कंपनी का क्या प्लान है अगले 5 सालों का। देखिए अनिल जी, थैंक यू। पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी बिज़नेस के दर्शकों के साथ बात करने के लिए। जो 2031 का जो हमारा प्लान है, जिसको हम लक्ष्य 31 का प्लान बोलते हैं, उसमें अभी तक हमने पूरा सारे जो पहलू है वो अभी हम पूरा फुली डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि ये हम अप्रैल क्वार्टर में हम डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन आपका कुछ हेडलाइन, जो डायरेक्शन एंड हेडलाइंस है, उसको मैं बता सकता हूँ। पहले तो ये रहेगा कि ग्रोथ जो है हमारी, उसको काफ़ी बरकरार रहे, राइट। 20 से 25% के बीच में जो हमारी जो ईओएम ग्रोथ रेट है, ये जो ग्रोथ रेट की जो टारगेट है, इसको हम चालू रखें, ये पहली कोशिश रहेगी। फिर हमारी जो रिटर्न और जो आरओए है, उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करेंगे इस पीरियड में। हमारी ओवरऑल जो गाइडेंस है कि हम कंपनी को 3% प्लस आरओए का ट्रेजेक्टरी में लेके जाएंगे, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। जैसे ये 2031 का जो ट्रेजेक्टरी है, उसके ज़्यादातर हम 3% आरओए, 2028 2029 के बियॉन्ड हम 3% आरओए कंटिन्यूसली हम डिलीवर कर सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारी जो आरओई है, आरओई को मिड टीन्स जिसको कहते हैं, बिटवीन 16 to 18%, इस दिशा में हम ले जा सके। तो हमारी जो लक्ष्य 31 की जो मेन गाइडेंसेस होगी, उसका जो इंडिविजुअल जो पहलू होंगे वो हम अप्रैल में बताएंगे, बट डायरेक्शनली ये हमारी टारगेट रहेंगे। आपने दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टारगेट्स आपने सेट तो कर दिए। अब ज़्यादा डिटेल्स में आप अप्रैल वाले में बताएंगे, लेकिन एक और चीज़ जो आपने कही सचिन जी, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। कॉस्ट ऑफ बोरिंग को लेकर और साथ ही क्रेडिट कॉस्ट को लेकर आपकी, मैंने देखा है कि इस वक्त फिर से थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होकर आई है। बिल्कुल, नो डाउट थोड़ी ब्याज दरें घटी है, उसका भी फ़ायदा मिला होगा। ब्याज दरें और भी ज़्यादा घटी है, क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं और कितनी और कॉस्ट ऑफ बोरिंग आपकी कम हो सकती है और कितना फ़ायदा उसका मिलेगा कंपनी को? थैंक यू अनिल जी फॉर कॉलिंग मी। तो अब अगर आप रेपो रेट देखेंगे तो पिछली ये फाइनेंशियल ईयर में अभी तक करीब 100 बेसिस पॉइंट्स का रिडक्शन दे दिया है, और आप पिछले साल का अगर फरवरी से लेंगे तो 125 बेसिस पॉइंट्स। उसके सामने हमारा करीब 52 बेसिस पॉइंट्स का रिडक्शन ऑलरेडी हमने दिखा दिया है करंट फाइनेंशियल ईयर में। हमारी साल के बिगनिंग में 7.84 था हमारा कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जो कि अभी 7.32 पे है। मुझे लगता है कि जिस तरह से लिक्विडिटी क्रिएट की जा रही है, तो एक पहलू ये होता है कि रेपो रेट रिड्यूस होने की वजह से कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है, आप बैंक्स कितना कम कर रहे हैं। उसके अलावा लिक्विडिटी क्रिएट जो होती है, उसकी वजह से भी काफ़ी रेट्स में गिरावट आती है। तो शॉर्ट टर्म एंड, जैसे हमारा अगर ओवरऑल बुक देखेंगे तो उसमें कई बिजनेसेस ऐसे हैं, स्पेशली हमने अभी गोल्ड लोन बिजनेस लॉन्च किया है, वो तो 1 ईयर प्रोडक्ट है, तो उसकी वजह से क्या कलेक्शंस भी 1 ईयर बकेट में काफ़ी आते हैं। तो उसका ये बेनिफिट होता है कि हम कमर्शियल पेपर्स के थ्रू बोरो कर सकते हैं।
जो कि एवरेज बोरिंग अराउंड 7% ऑफ टोटल बोरिंग्स हमारी सीपी से आती है अभी। ओके। हमारा एएलएम परमिट करता है 14 to 15% तक जाने का, तो वो एक रहा। दूसरी बात यह है कि हमारे कुछ बिजनेसेस हैं, जैसे माइक्रो फाइनेंस है, जो हम रूरल बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं उसको, ट्रैक्टर फाइनेंसिंग, ये सब पीएसएल के क्वालिफाइड एसेट्स हैं। जी। पीएसएल क्वालिफाइड एसेट्स का हम जो रीफाइनेंसिंग करते हैं या बैंक्स जब हमें फंड्स देती है सस्ता मिल जाता है, तो हमें करीब करीब 1.25 to 1.5% का बेनिफिट मिलता है। उसकी वजह से आप अगर देखेंगे तो पिछले 5 से 6 क्वार्टर्स में करीब करीब वी इन दी एनबीएफसी सेक्टर मुझे नहीं लगता है इतना बेनिफिट कोई ले पाया है, क्योंकि पीएसएल का बेनिफिट काफी बड़ा बेनिफिट, बहुत से 1.5% बेनिफिट होना मतलब तो बड़ी चीज होगी। रोहित साहब, एक चीज जो आपसे जानना चाहता हूँ, माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस में शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आपकी कंपनी सेकंड लार्जेस्ट हो गई है। सेकंड लार्जेस्ट है, जबकि ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर समस्या और संकट है। हमने बड़ी बड़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से सुना है, चाहे वो बड़े बैंक्स हो, आरबीएल, बंधन जैसे, जिनका माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो बड़ा है, जिन्होंने कभी न कभी वो कंपनी एक्वायर की थी। आप क्या कुछ ऐसा एसेट क्वालिटी का प्रेशर देख रहे हैं? यदि नहीं तो क्यों? देखिए, जैसे हमारी बुक साइज जो है 27,000 करोड़ के ऊपर चला गया, 27,000 करोड़ है। सो जैसे हम पहले 4th थे, अभी हम सेकंड है। ओके। सेकंड लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस प्लेयर है। एसेट क्वालिटी का अगर बात करें तो एक्चुअली जो एसेट क्वालिटी क्राइसिस हमको लास्ट ईयर और इस ईयर का बिगिनिंग में जो दिखने को मिला, स्पेसिफिकली कर्नाटका में एक जो ऑर्डिनेंस के कारण जो कर्नाटका में जो कलेक्शन एफिशिएंसी में स्लगिशनेस दिखने को मिला, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो बुक है इसमें मोर और लेस फुल रेजोल्यूशन हो चुका है। ओके। और विथ एवरी पासिंग मंथ, हर महीना हम कलेक्शन एफिशिएंसी का इम्प्रूवमेंट देखने को नज़र आ रहा है हमको। ओके। जैसे अगर हम देखें कि ये इंडस्ट्री में नॉर्मल जो कलेक्शन एफिशिएंसी होना चाहिए वो 99.6 से 99.7 के बीच में होना चाहिए। और मैं ये आपको बता सकता हूँ कि हमारी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है एक्स कर्नाटका अभी भी थोड़ा डिस्टेंस है, बट एक्स कर्नाटका ये 99.6 और 99.7 की रेंज में ऑलरेडी आ चुकी है। ओके, राइट। और ये हम बोल सकते हैं कि बारिंग कर्नाटका हमारी जो ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस की ऑपरेशन है पैन इंडिया, अभी एक नॉर्मल तरीके से चल रहा है। अभी एसेट क्वालिटी का जो क्राइसिस है, अगर इंग्लिश में वो इन द रियर व्यू मिरर है। पीछे रह गया, पीछे रह गया हमारे लिए, ये पीछे रह गया। और जो कर्नाटका का जो कलेक्शन एफिशिएंसी है ये भी काफ़ी इंप्रूव कर चुका है और हमारी उम्मीद है कि इस महीना ये 99.5% के ऊपर चला जाएगा। पिछली बार आपसे मुलाकात हुई तो आपने एक चीज़ बताई भी थी, कुछ हिंट दिया था कि एआई का इस्तेमाल करके आप कुछ आपने ऐसा मॉडल बनाया है जिससे आपकी अंडरराइटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी, ये जो हमारी जो एआई का जो इंजन है इसको हम साइक्लोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लोप्स। साइक्लोप्स। अभी जैसे ग्रीक एक मिथिकल फिगर है जिसमें वन आइड साइक्लोप्स है, जिसको कुछ भी उसके पास से नहीं जा सकता, वो सबको देखता है। सब देखता है। तो हमारा ये है कि साइक्लोप्स सब देखता है, इंक्लूडिंग क्रेडिट रिस्क में सबको देख लेता है। ओके। तो इसीलिए वो नाम दिया था हमने उनको, मशीन को। तो अभी क्या है कि 18 महीना हो चुका है और इसको हमने पहले 2 व्हीलर बिजनेस में हमने इम्प्लीमेंट किया। ओके। तो आप अगर देखेंगे 18 महीने के बाद अगर हम 2 व्हीलर की बिजनेस की क्रेडिट क्वालिटी के रिजल्ट्स की बात करें, राइट, जैसे अगर देखेंगे कि जो हमारी जो 2 व्हीलर की जो बुक साइज है 12,000 करोड़ के थोड़ा ऊपर है। ओके। लेकिन उसमें से ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ अभी साइक्लोप्स के अंडर रिटर्न है। अच्छा। अभी 2 व्हीलर बिजनेस में जो प्री साइक्लोप्स बुक है हमारी, उसमें एवरेज जो हमको बाउंस रेट दिखने को मिलता था वो 20 से 22% के बीच में एवरेज मंथली बाउंस रेट दिखने को मिलता था। अभी ये जो साइक्लोप्स का जो नया मशीन है इसमें रीसेंट विंटेजेस में हमारी जो बाउंस रेट है ये 7 से 8% है। ओके। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइक्लोप्स ओवरऑल क्रेडिट क्वालिटी में कितनी इंप्रूवमेंट है। और ये क्वेश्चन मेरे को काफ़ी जगह से पूछी जाती है कि आपने तो एआई इम्प्लीमेंट कर दिया, इसमें आपका वॉल्यूम्स पे कोई इम्पैक्ट हुआ? एक्चुअली हमारी वॉल्यूम्स पे शुरू में थोड़ा इम्पैक्ट आया, लेकिन उसके बाद हमारी वॉल्यूम्स ग्रो हुए, तो हमारे एक्चुअली मार्केट शेयर लॉस नहीं हुआ। अच्छा। अगर आप देखेंगे कि लास्ट 3 से 4 महीने में हमने ऑलमोस्ट 1% मार्केट शेयर गेन किया है। ओह लवली। तो उसमें क्या हुआ है कि हमारी क्रेडिट कॉस्ट नीचे गया है, हमारी मार्केट शेयर ऊपर गया है, एंड ओवरऑल जो
बिजनेस का जो मोमेंटम है और फॉरवर्ड जो मोमेंटम है उसमें हमारी काफ़ी कॉन्फिडेंस आई है। पर्सनल फाइनेंस और व्हीकल फाइनेंस दो आप दोनों में किया है। जैसे आप साइक्लोप्स अगर देखेंगे, साइक्लोप्स अभी लाइव है टू व्हीलर में, साइक्लोप्स अभी लाइव है हमारे ट्रैक्टर बिजनेस में, साइक्लोप्स अभी लाइव है हमारी एसएमई बिजनेस में, अभी पर्सनल लोन्स बिजनेस में दिसंबर में लाइव किया है, और नेक्स्ट ईयर हमारा माइक्रो फाइनेंस और मॉर्गेज बिजनेस सब में कंप्लीट पूरा कर कंप्लीट हो जाएगा उसमें। अच्छा, निम्स जरा आपसे राय लेना चाहता हूँ सचिन जी, क्या लेवल्स आप देख रहे हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन के जहां आप कंफर्टेबल हैं? तो हम लोग एक्चुअली फ्रॉम एल&टी फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू हम यूजुअली निम प्लस फी देखते हैं, क्योंकि फीस पार्ट एंड पार्ट ऑफ द ओवरऑल पीस। तो हमारा निम प्लस फी हमने एक रेंज दे रखा है मार्केट को, जब भी हम इन्वेस्टर से बात करते हैं कि 10% to 10.5% उस रेंज में होगा। तो आप देखेंगे कि पिछले अगर 24 क्वार्टर्स भी उठा के देख लेंगे तो शुरुआत में हमारा होलसेल से हम रिटेल की तरफ जैसे जैसे बढ़ते गए तो हमारी यील्ड्स बढ़ती गई और हमारे निम प्लस पी भी बढ़ते गया, करीब 11% प्लस हो गया था। अब जाके ऐसा हो गया है कि माइक्रो फाइनेंस जो कि लार्जेस्ट बुक है अभी आपको बताया था, तो उसकी यील्ड सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा भी हमने एडिशनल जो बिज़नेस शुरू किया गोल्ड फाइनेंस का, उसकी भी यील्ड्स, वो सिक्योर्ड बुक है तो उसके भी यील्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ओवरऑल यील्ड्स और कॉस्ट ऑफ फंड्स तो आपको बताइए कि कॉस्ट ऑफ फंड्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं और नीचे जा रहे हैं। तो ओवरऑल 10 to 10.5 के कॉरिडोर में हमें रहना है। एंड पिछले क्वार्टर में 10.22 था। मुझे लगता है कि जिस तरह से रूरल बिजनेस फाइनेंस डिसबर्समेंट्स फिर से बढ़ी है अब, हम लोग ये मेंटेन कर पाएंगे 10 to 10.5। गोल्ड लोन बिजनेस की आपने बात की, जनरली आजकल टॉक ऑफ द टाउन है ये गोल्ड लोन में। कैसी ग्रोथ आप देख रहे हैं और अभी कितना एयूएम उसमें हो चुका है आपका? हमने जून में एक्चुअली बिजनेस एक्वायर किया था, करीब 1300 करोड़ का बिजनेस। अच्छा, आपने नया बिजनेस एक्वायर किया था। तो 130 ब्रांचेस ली थी हमने और करीब 700-800 एम्प्लॉयज़। ये बिज़नेस हमने अब सितंबर क्वार्टर में हमने 450 करोड़ के करीब का डिसबर्समेंट किया था। उसके अलावा हमारा बिफोर 31 मार्च हमारा प्लान है कि 200 ब्रांचेस और ऐड कर देंगे। तो काफ़ी एग्रेसिव बिल्टअप कर रहे हैं क्योंकि जो टीम ली है हमने काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। तो उस हिसाब से जी। रोहित साहब, शुरुआती 6 महीने के तो रिजल्ट हमारे सामने हैं, थोड़ा सा आपसे आउटलुक बचे हुए 6 महीने के लिए, अब तो रिजल्ट भी आपके आने की तैयारी में है, तो ये बचे हुए 6 महीने कहाँ, किन सेक्टर से, आप किन सेगमेंट से आपकी ग्रोथ आ रही है, और अगर 2026-2027 मार्च 27 का अगर एक आइडिया दे पाए कि किस तरह का आउटलुक आपको दिख रहा है, जरा वो समझाएं सर। देखिए, ग्रोथ तो सारे सेगमेंट से आ रहा है। अच्छा। जैसे माइक्रो फाइनेंस में हमारी जो ग्रोथ स्लगिश थी लास्ट 3-4 इसके ये क्वार्टर में तो ग्रोथ काफी माफ कीजिएगा आपको बीच में रोका, अगर जहां एक और ज्यादातर एनबीएफसीज या बैंक्स माइक्रो फाइनेंस में डर रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप काफी कॉन्फिडेंट है उसको लेके? हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हमारी जो प्रोसेस सिस्टम्स और जो एसेट क्वालिटी है ये इंडस्ट्री के बेस्ट है अभी। अच्छा। राइट, और हमारी जो वर्कफोर्स है ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, और एक्चुअली हम देखे हैं कि हमारी जो ड्यूरिंग द लास्ट माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस हमारी जो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस है ये काफ़ी अच्छा होल्ड किया है, और उसको ये लास्ट 18 महीने में हमने अब काफ़ी स्ट्रेंथन किया है। तो हमारी कॉन्फिडेंस है कि ये जो बिज़नेस है इसको हम ग्रो कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा कि ये बिज़नेस में हमारी जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है ये अराउंड 15% के आसपास ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। हम इस बिज़नेस को ना 20 या 30% के आसपास में ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मुताबिक ये अनसेफ स्पीड है। ये बिज़नेस का सेफ स्पीड ऑफ ग्रोथ 15 से 20% के बीच। ठीक बात है, ठीक बात। तो माइक्रो फाइनेंस में ग्रोथ वापस आएगी नेक्स्ट H2 में। उसके बाद टू व्हीलर में जैसे आपने देखा GST 2.0 के बाद अच्छा ग्रोथ हुआ टू व्हीलर में। ट्रैक्टर फाइनेंस में अच्छा ग्रोथ हुआ। पर्सनल लोन्स में तो ऑलमोस्ट लाइक क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारी 20 to 30% के बीच में ग्रोथ हो रहा है। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मॉर्गेज थोड़ा हमने उसको जिसको बोलते हैं कि होल्डिंग पैटर्न पे रखा है मॉर्गेज में, क्योंकि मॉर्गेज में रेट एफिशिएंसी कम है अभी, क्योंकि मॉर्गेज में टू गेट द यील्ड्स इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। राइट, सो मॉर्गेज में हम वो महीने में 1200 या 1000 करोड़ के आसपास डिसबर्समेंट करते रहेंगे। और गोल्ड लोन्स में जैसे सचिन बताया, गोल्ड लोन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहेगा। 200 ब्रांच हम डिप्लॉय करेंगे टिल March 31, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी हम 350 एडिशनल गोल्ड लोन के ब्रांच डालेंगे। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि आज से लेके मार्च 2027 तक हर दिन हम एक गोल्ड लोन ब्रांच खोलेंगे। तो
हमारी इतना एग्रेसिव टारगेट है गोल्ड लोन पे, तो क्योंकि ये बिजनेस को हम थोड़ा स्ट्रांगली ग्रो करना चाहते हैं जी। मेरे हिसाब से जैसे हमने मार्केट को गाइड किया है 20 to 25% AUM ग्रोथ हम देख रहे हैं इन द नेक्स्ट दिस ऑब्वियसली दिस फाइनेंशियल ईयर, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये बरकरार रहेगा। और हमारी जो क्रेडिट कॉस्ट है इसका ट्रेजेक्टरी नीचे आता रहेगा। हमने बोला है कि एग्जिट FY27 हमारी जो क्रेडिट कॉस्ट है ये 2% के आसपास आना चाहिए, बिटवीन 2 to 2.2% के आसपास आनी चाहिए, और इस पे सारी कोशिश जारी है। बिल्कुल। तो ये फाइनेंशियल ईयर आप काफ़ी मजबूती के साथ पूरा करने वाले हैं। ये कैलेंडर ईयर भी उम्मीद करते हैं सर अगला साल भी आपके लिए बहुत ही मजबूत वाला साबित हो। रॉय सर और सचिन जोशी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया और आपने विस्तार से अपने बिजनेस के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। L&T फाइनेंस के टॉप मैनेजमेंट से आपने की मुलाकात एकदम कॉन्फिडेंटली अपने बचे हुए इस फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने और अगले साल के आउटलुक के बारे में बात करते हुए।